हाँ तो बच्चों, वैसे तो हम ऑफलाइन क्लास ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन आज मौसम इतना ख़राब है कि हमें सोचा कि अब क्लास रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आप तो हमारे यहाँ तक आ नहीं पाओगे। तो अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्टार्ट किया था वो टॉपिक, क्या था टॉपिक? प्रोजेक्टाइल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। डिस्कस किया था हमने कि प्रोजेक्टाइल दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरी एंगुलर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर। तो हॉरिजॉन्टल तो कल डिस्कस किया था हमने। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है, तो वो जब आप आओगे क्लास में तो वो मैं करूँगा। आज स्टार्ट कर देते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, जो पूरा इस क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो बात करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन की। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। अब इसका तो बहुत ज़्यादा यूज है हमारी डेली लाइफ में, काफ़ी यूज है इसका। हमारी डेली लाइफ में तो यूज नहीं है क्योंकि हमें इससे, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। चलो पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ है। अब यहाँ से कोई मिसाइल मुझे फायर करनी है, मिसाइल। तो अगर मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जाएगी तो वो कुछ ऐसे ही तो जाके गिरेगी। तो इसका मोशन क्या हुआ? इसका मोशन, ये जो शेप बनी है, ये प्रोजेक्टाइल की तो शेप है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, हमने डिस्कस किया था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो जिस पाथ पे मूव करेगा वो, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और इस पाथ को, अभी पाथ तो हमें डिस्कस करना है, अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इस पाथ को मैं क्या नाम दें। क्या इस पाथ को सर्कुलर नाम दें? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट लीनियर पाथ है, क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मिसाइल जो लॉन्च हुई है वो कितनी दूर जाके गिरेगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, कितनी देर तक हवा में रहेगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सारी बातें हमें इसके डिस्कस करनी है। मतलब इनको बहुत यूज पड़ती है इस टॉपिक की। अच्छा, आपने वो भी देखी होगी बाहुबली 2 में देखा आपने कि वो जो नारियल के पेड़ होते हैं उसको ऐसे बैंड करके ऐसे, यहाँ पर वो बाहुबली और उसके साथ ही कटप्पा खड़े हो जाते हैं। इसको रस्सी से बांध दिया हमने, जैसी रस्सी को काटेंगे तो क्या होगा? ये बल्लाल देव का जो महल था, ये सारे उड़ते हुए, ये लो कटप्पा भी उड़ गया, बाहुबली भी उड़ गए, ये उड़ते हुए जाकर के यहाँ फ्लाइट करेंगे। तो इनका जो मोशन हुआ वो कैसा हुआ? वो भी प्रोजेक्टाइल हुआ। तो हमें इनको भले मालूम नहीं थी कि फिजिक्स क्या है, बट फिजिक्स के लॉ जानते थे, नाम नहीं जानते होंगे कि प्रोजेक्टाइल है। तो इनको भी नॉलेज है भाई, देख लो। तो इसमें जरूरत पड़ रही है प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल मोशन की, इसमें जरूरत पड़ रही है। तो यही सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। देखते हैं हमें सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। 11th क्लास में हमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको रटवाया नहीं जाएगा, वो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले ड्राइव करने का जो प्रोसेस है उससे हम टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे और उसी से न्यूमेरिकल हो पाएंगे। तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए, करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी डेरिवेशन आपको ढंग से समझ आनी चाहिए कि आखिर वो आई कैसे। तो इसका क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा? एंगुलर प्रोजेक्शन से रिलेटेड टॉपिक से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को, जो बॉडी फेंकी जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा हवा में, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो इफ अ प्रोजेक्टाइल is thrown with initial velocity, कोई ना कोई वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी ना, with initial velocity u, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। और जब वो प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा तो दो ऑप्शन है मेरे पास। मैं कहूँगा कि उसको 60 डिग्री पे फेंका मैंने, तो मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया, ये एंगल लेट्स सपोज 60 डालना है, तो ऐसे मैंने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो मुझे पहले से ही मालूम होगा, पहले से दिया होगा कि किस एंगल पर आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। और एंगल भी कहने के दो तरीके हैं। जैसे अगर मैं इस एक्सिस के साथ देखूँ 60 पर मैंने उसे फेंका है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि वर्टिकल के साथ 30 का एंगल बना करके प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है।
तो दो ऑप्शन है, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बता दो, या उसी एंगल को बताने का एक दूसरा तरीका है कि वर्टिकल के साथ बता दो। तो कोई एक डेरिवेशन में हमें मानना पड़ेगा कि एंगल वो कहाँ बना रहा है, कितना बना रहा है, किसके साथ बना रहा है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, अभी थीटा मेंशन करना पड़ेगा, विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, देन फाइंड, तो फाइंड आउट करो। पहली बात आपसे पूछी जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि जिस रास्ते पर उसे चलना है उसकी इक्वेशन बताओ। तो जिस रास्ते पे चलता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, तो उसकी इक्वेशन बताओ। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी इक्वेशन बताने के बाद कि कितना टाइम लगा उसे अपने मैक्सिमम हाइट को गेन करने में। मतलब जब उसे फेंका गया था, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसे गेन करने में कितना टाइम लगा, कितनी देर के बाद वो ऊंचाई पर पहुंच गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच, टाइम फ्लाइट अलग है, ये अलग है। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तीसरी बात पूछी जाएगी हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर तक वो हवा में उड़ता रहा। और चौथी बात हमसे पूछी जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सारी चीज़ें ड्राइव करके एग्जाम में आती है, ड्राइव करने के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और क्या पूछा जाएगा हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद किसी भी समय पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इन 5 बातों की डेरिवेशन हमें करनी है। जिस रास्ते पे चला, जिस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है उसकी इक्वेशन बताओ, क्योंकि लीनियर मोशन की भी एक इक्वेशन होती है, सर्कुलर की भी होती है, ऐसे पैराबोला, ये सेप पैराबोला है, इसकी भी होगी। इसी की इक्वेशन हमें ड्राइव करके दिखानी है। कितनी देर लगी उसे मैक्सिमम हाइट तक जाने में, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक हवा में रहा वो, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना उसे टाइम लगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जितनी दूर जाके गिरा वो, और लास्ट में किसी भी समय पर उसकी वेलोसिटी क्या थी। इसके अलावा भी बातें में डिस्कस करेंगे कि कितने एंगल से फेंकेंगे और कितने एंगल पे जाके वो गिरेगा, ये भी डिस्कस करेंगे, और किस एंगल पे फेंकूँ कि वो सबसे दूर जाके गिरे। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आते हैं बारी बारी से, सबको ड्राइव करते हैं और ध्यान से समझते जाना। ड्राइव करने का जो प्रोसेस है वो ना न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सही से बनाएं, क्योंकि ये डायग्राम बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले। पार्टिकल को ऐसे फेंका गया इस एंगल पर, ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना, ये नहीं ये। इसके साथ अगर वो ड्राइव करने को कहे तो क्या चेंज करेंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम। तो ऐसे गया होगा, ऐसे ऊपर गया होगा, गया होगा, गया होगा, ये उसकी मैक्सिमम हाइट आ गई। उसके बाद वो नीचे आने लगा होगा, नीचे आने लगा होगा, और आकर के यहाँ तक वापस गिर गया होगा अर्थ पर। इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये उसका रास्ता है जिस रास्ते पे वो उड़ते हुए गया होगा। किस स्पीड से फेंका गया था हमें पहले से गिवन है कि u वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, तो इसको लिख देते हैं u। ये 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा ये। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास केवल एक वेलोसिटी होगी, केवल एक वेलोसिटी है, मान लो मुझे बस इस डायरेक्शन में फेंका गया, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करता रहूंगा हमेशा, एक ही डायरेक्शन में। अगर मान लो कोई नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगे या एक्सेलरेशन लगने लगे, तो मेरी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में कुछ बढ़ने लगेगी और मैं आगे भी जाऊंगा और धीरे धीरे नीचे भी आऊंगा। तो यहाँ पर दो मोशन हो रहे हैं, दो मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। ये दोनों कब पॉसिबल है?
जब दो कंपोनेंट हो मेरे पास वेलोसिटी के, ये मोशन तो तभी पॉसिबल है ना जब मेरे पास आगे बढ़ने का भी कंपोनेंट है, कोई चीज मुझे आगे ले जा रही है और दूसरी चीज मुझे नीचे ला रही है, तो मैं आगे भी जाऊंगा नीचे भी लाऊंगा। यहाँ पर भी ये दोनों काम हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर और नीचे मोशन कर रहा है और आगे भी तो बढ़ रहा है। तो यहां पर हम शुरू में इस बात को दिखाएंगे कि ये आखिर ऊपर और आगे की तरफ क्यों बढ़ पा रहा है, क्योंकि इस वेलोसिटी के उसके पास पहले से ही दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। और कैसे हम एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाते हैं, एक बार रिकॉल कर लो उसे। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी वेक्टर उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं और इस वेक्टर का एंगल आपको यहाँ पर मालूम है थीटा और इसका मैग्नीट्यूड है b, तो इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जो काम करेगा थीटा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा। जहाँ थीटा होगा वहाँ पर cos कंपोनेंट आएगा और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना होगा वहाँ sin कंपोनेंट आएगा। तो इस b के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, b cos थीटा और b sin थीटा। एक फैन चला लो, गर्मी हो रही है यार। दो कंपोनेंट b cos थीटा और b sin थीटा। दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, b cos थीटा और b sin थीटा। अगर ये वेक्टर यहाँ होता और ये एंगल आपको मालूम होता थीटा और इसका नाम p होता, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, जहाँ एंगल बना है वहाँ cos आएगा और जिसमें एंगल नहीं बना वहाँ sin आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट करने हैं। एक जहाँ एंगल बना है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ ले जाएगा, u cos थीटा, क्योंकि इसका नाम u है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा। दोनों कंपोनेंट साफ साफ हमें ठीक से दिखाने और ये बनाते समय ध्यान रखना ये पूरा एरो। कई बच्चे क्या करते हैं केवल यहाँ ऐसे एरो लगा देते हैं, ऐसे एरो नहीं लगाना, आपको ऐसे वेक्टर को थोड़ा डार्क करना है। u cos थीटा, u sin थीटा और ये थीटा हो गया। अब यहाँ पे जो चीज हमें पहले से ही मालूम है, डेरिवेशन करने से पहले वो लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें पहले से मालूम है। वी हैव, हमें क्या क्या मालूम है, हमें मालूम है थीटा। थीटा क्या है, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल ऑफ, मैंने कहा था कि जिस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसका नाम प्रोजेक्टाइल रखा जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और क्या मालूम है, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और इसके दो कंपोनेंट हमने खुद कर लिए हैं, तो खुद हमने किए हैं तो ये भी मालूम है हमें। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसको एक्स कहते हैं, तो एक्स के अलोंग कितनी वैल्यू है u cos थीटा, और यही इनिशियल स्पीड y के अलोंग कितना है u sin थीटा। ठीक है, दो चीजें और हमें पहले से ही हम पता लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में भी हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन कितना कितना है। वो कैसे पता लगा सकते हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन काम करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। तो आप बताओ, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ऐसे थ्रो कर दिया, तो जब ये थ्रो कर दिया मैंने इसको हवा में ऐसे, तो इस पर केवल एक ही फोर्स तो काम कर रहा था जितनी देर तक हवा में रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या काम करती है, ग्रेविटी। तो इस पर जब तक हवा में रहेगा केवल एक ही फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी। और फोर्स बराबर क्या होता है, m में। तो जब मेरे पास फोर्स है तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए मैं एक्सेलरेशन अगर मैं एक्स वाई के अलोंग लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है g, और इसके साइन को भी यहाँ सेट कर देते हैं क्योंकि मैं इसको ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन ये है,
इस डायरेक्शन में वो स्टार्ट हुआ था ऊपर जाने के लिए, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे काम करता है। अपोजिट के लिए आपको साइन -g लगाना है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाओगे आप ग्रेविटी के, तो आपको उसका साइन -g लेना है। और एक्सेलरेशन x के अलॉन्ग तो कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा, मैंने तो बस फेंक के छोड़ दिया, तो x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन माना जाएगा 0। तो ये सारी बातें आपको पहले से ही नोन है, ये पहले से ही नोन है, गिवन है डेरिवेशन में। न्यूमेरिकल भी जब आएगा तो ये सारी बातें हमें पहले से मालूम होंगी। थीटा मालूम होगा तो कंपोनेंट कर लेंगे, एक्सेलरेशन मालूम होगा। अब हमें स्टार्ट करना है, पहली बात हम निकालेंगे क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना था? फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना था कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखाओ। इक्वेशन, चलो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। मान लो पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया, नाम दे दिया कि मैं P पॉइंट तक पहुंच गया। कितने टाइम में उसको टाइम लगा यहाँ तक जाने में? T टाइम लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ऐसे T सेकंड लगे उसको P तक पहुंचने में। अब P तक पहुंचने का मतलब ये हुआ कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ दूरी तय कर लिया, उसने डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया। तो उस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे मेजर किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक x है। अगर इस डायरेक्शन में जो जितना आगे बढ़ गया है वो डिस्प्लेसमेंट x है, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x का मतलब ये होता है यहाँ से आप कितनी दूर आ चुके हैं। ऐसे ही जब यहाँ पहुँच गए तो कुछ वर्टिकली भी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर लिया है। मान लो ये ऊंचाई y है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो x और y लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट x, और y लिखने का मतलब हुआ ये हाइट जो उसने गेन कर ली है वो y है। क्योंकि जब इक्वेशन लिखी जाती है तो किसी भी पॉइंट पर ये जो दोनों कोऑर्डिनेट है इनमें जो रिलेशन बनेगी वो रिलेशन ही इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो x और y में रिलेशन है, यही रिलेशन इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों हैं क्या? ये दोनों तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा x के लिए भी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ही y के लिए लगाऊंगा, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दूं, दोनों को रिलेट कर दूं, तो इक्वेशन आ जाएगी। आपको पहली बात याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? कि इक्वेशन निकालने का तरीका क्या हुआ। तरीका क्या हुआ बच्चों? कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी जाए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी जाए, दोनों को रिलेट करके x और y की रिलेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है आपके मोशन में, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट इन इक्वेशन से निकाली जाती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वैलिड हो जाती है कब? अगर आपके मोशन में एक्सेलरेशन भी है तब। ओके, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, x कोऑर्डिनेट को निकालने की कोशिश करूं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करूं, तो क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है इसमें? नहीं। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख रहा हूं मैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको फाइंड आउट करना है। करते हैं इसको फाइंड आउट। लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट हमें निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या ये लिख लेते हैं इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो x है, ये x हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। फॉर्मूला मुझे क्या लगाना चाहिए? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन
यहाँ 0 है, नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन x के अलॉन्ग कितना है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया x, वेलोसिटी जो इनिशियल थी x के अलॉन्ग वो थी u cos थीटा इनटू कितना टाइम लगा था, तो इसमें पहले लिखनी पड़ेगी आपको एक लाइन, लेट आफ्टर t टाइम, माना कि t टाइम के बाद, लेट आफ्टर t टाइम पार्टिकल विल बी एट p पॉइंट पर था, पार्टिकल लेट आफ्टर t टाइम पार्टिकल विल बी एट p। तो अब मुझसे पूछा जाएगा कितना टाइम लगा p तक पहुंचने में, तो मैं लिख दूंगा t टाइम लगा, क्योंकि हमने खुद लेट किया है। तो x की वैल्यू u cos थीटा इंटू t हो गई। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि t ही y को x से कनेक्ट कर पाएगा, बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले ही निकाल लो। x अपॉन जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में भेज दिया मैंने, ये t इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन मैंने लिख दी। अब यही बात वर्टिकल के लिए करें, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए यही इक्वेशन लगाओ। वहाँ तो वर्टिकली तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो इसलिए इससे तो बात बनेगी नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। अब मेरे पास दो चॉइस है s के लिए, एक तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो s के अलावा बाकी सब आपको मालूम होना चाहिए। वर्टिकली अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, आपको वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए, वो तो मालूम है g। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की मालूम होनी चाहिए, वो भी। लेकिन जब वो P पॉइंट पे पहुंच गया तो उसका V नहीं मालूम कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये तो नहीं लगा सकते। हाँ, इसे लगा सकते हैं क्या, देख लेते हैं। S के लिए मुझे इनिशियल स्पीड y के अलॉन्ग मालूम है, T हमें मालूम है क्योंकि हमने मान लिया कि T टाइम लगा उसको जाने में, और एक्सेलरेशन भी मालूम है, तो ये ज़्यादा यही अप्लाई हो पाएगी। तो फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्योंकि वर्टिकल लगा रहे हो जिसको y डायरेक्शन कहते हैं, तो छोटा छोटा y इन वेरिएबल्स के साथ लगा देंगे, a along y एक्सेस, u along y एक्सेस, s along y एक्सेस। s along y क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं, तो इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमें y नाम ही देना है, क्योंकि p पॉइंट तक जब पहुँच गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसकी y हो गई। इनिशियल स्पीड y के अलॉन्ग कितनी थी, इनिशियल स्पीड y के अलॉन्ग यहाँ से पता लगेगा आपको, y के अलॉन्ग थी u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई। एक्सेलरेशन y के अलॉन्ग कितना है, शुरू में हमने बात किया था y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन g है, बट वो माइनस का पुट करेंगे, तो a की जगह माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम t को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में t हमने निकाल लिया, तो क्या बनेगा ये y इक्वल टू u साइन थीटा, और t की जगह हमें रखना है उसकी वैल्यू, और t की वैल्यू हमने निकाली है x अपॉन u cos थीटा, प्लस आगे के लिए यहाँ पे t पुट करना पड़ेगा, पहले प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, माइनस का 1/2 इंटू जी, और t की जगह आपने रख दिया x अपॉन u cos थीटा। x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में क्लोज करके स्क्वायर लगाएंगे। ये जो इक्वेशन मिली इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर u से u कैंसिल हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई की सिचुएशन में है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर मैं ठीक से लिखूँ तो इक्वेशन मुझे क्या मिली, इक्वेशन मिली y इक्वल टू u से u कट गया। हाँ, एक और चीज ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा सकते हैं, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेन थीटा, x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेन थीटा, x टेन थीटा, बीच में माइनस है 1/2 g है, 1/2 g है, स्क्वायर अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, हर टर्म का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई के सिचुएशन में है, तो x का भी स्क्वायर और अपॉन में u का भी स्क्वायर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन मुझे मिली उसके ट्रेजेक्ट्री की, क्योंकि x और y में रिलेशन मिल चुका है। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पार्टिकल को मान लिया कि वो किसी
किसी भी जनरल हाइट तक वो पहुंच चुका है, उस वक्त उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x और y थे। आपको जस्ट x की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन बन पा रही है और y के लिए जो इक्वेशन बन पा रही है, इन दोनों को लिखना है और यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर t की इसमें पुट करनी है। इक्वेशन मिल गई। अब ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये इक्वेशन किस शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। याद करो बच्चों, 10th क्लास में पिछले ही साल आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें सभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक के कुछ इस तरीके के होते हैं, x² + x + 3, कुछ इस फॉर्म में। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे यहाँ पर लेट y करना पड़ेगा, तभी x और y के रिलेशन से ग्राफ बनाया जा सकता है। इन इक्वेशन में देखो जरा, डिग्री किसको कहते हैं? वेरिएबल की बड़ी पावर को। x की डिग्री कितनी दिख रही है? 2, और y की डिग्री कितनी है? 1। आप 11th के मैथ क्लास में पढ़ोगे, जब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की डिग्री अगर 2 हो और दूसरे की 1 हो, या तो x की 2 हो जाएगी, y की 1 हो जाएगी। अगर दो वेरिएबल में ऐसा होता है कि एक की डिग्री 2 और दूसरे की डिग्री 1, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। पैराबोला की स्टैंडर्ड शेप ऐसे हो सकती है, या उसकी स्टैंडर्ड शेप ऐसे भी हो सकती है, या उसकी स्टैंडर्ड शेप ऐसे हो सकती है, या उसकी स्टैंडर्ड शेप ऐसे हो सकती है। ये जो शेप्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड शेप हैं, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और हमारी जो इक्वेशन है उसमें भी x की अगर मैं डिग्री देखूं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बड़ी पावर को ही डिग्री कहते हैं। यहाँ से x की डिग्री आपको कितनी दिख रही है? यहाँ से x की डिग्री आपको 2 दिखी, पावर जो सबसे बड़ी 2 है, यहाँ तो 1 है, तो डिग्री तो मैं 2 को मानूंगा। और y की डिग्री कितनी है? 1 है। तो एक वेरिएबल की डिग्री 2 हो गई, दूसरे की 1 हो गई, तो ये इक्वेशन भी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कोई मुझसे पूछे कि किस पाथ पर वो फ्लाइट करेगा, उड़ेगा या चलेगा, तो उस पाथ का नाम आप लिखोगे पैराबोलिक। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। हेंस, इसलिए path of projectile will be parabolic। उस रास्ते को पैराबोलिक कह देंगे। तो ये थी बच्चों पहले पार्ट का जवाब कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के दिखाओ। ये रही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार करोगे आपको ये करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट करते हैं। ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब बात बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। आप एक बार पॉज करके इसको रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ें, नेक्स्ट पार्ट को आप देखें। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था? सेकंड पार्ट में निकालना था कि उसको अपनी मैक्सिमम हाइट, इस सिचुएशन में ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कही जाएगी। तो सेकंड पार्ट में निकालना था कि उसको कितना टाइम लगा अपने इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक आने में, बस ये टाइम। उसको वो क्या लिख के देगा? टाइम लिखा हुआ था ना सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में, टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। देखते हैं, जब हम कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मुझे तो यहाँ टाइम निकालना है, और क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में गया है वहां तक, वर्टिकल डायरेक्शन वहां तक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं टाइम को निकालूंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो टाइम के लिए आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में उसने हाइट गेन की है यहाँ तक। उन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से ही आप टाइम निकाल सकते हो। अब देखो, अगर मैं तीनों इक्वेशन आपके सामने लिखूं, एक v = u + at, एक s = ut + ½ at², और तीसरी है v² - u² = 2as। टाइम किस किस में दिखा आपको? टाइम तो केवल फर्स्ट में और सेकंड में दिख रहा है।
तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन की मदद से ही टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा, उसका फॉर्मूला बनाया जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन की मदद लेना चाहता हूं तो मुझे टाइम के अलावा सारे वेरिएबल नोन होने चाहिए, और इस इक्वेशन का सहारा लेता हूं तो टाइम के अलावा बाकी सारे वेरिएबल नोन होने चाहिए। अगर मैं इसको देखूं यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, एस मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या अभी मैंने एच का फॉर्मूला बना लिया है क्या? नहीं। एच का फॉर्मूला अगर मैंने नहीं बनाया मतलब मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है, तो इसमें मुझे एस मालूम नहीं है। तो एस मालूम नहीं है तो फिर टी का फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। इसको अगर मैं देखूं, अगर यहां से टी का फॉर्मूला मैं ड्राइव करना चाहता हूं तो मुझे v, u और a मालूम होना चाहिए। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जा रहा था, ऊपर जा रहा है, अब इससे ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो गया होगा? 0। क्यों 0 हो गया होगा? क्योंकि इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होता तो अभी और हाइट गेन करता। तो मुझे क्या मालूम है? v अलोंग y एक्सिस। u अलोंग y मालूम है क्या? हाँ, वो मालूम है शुरू में ही। एक्सेलरेशन y का अलोंग मालूम है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की मदद से मैं टाइम की कैलकुलेशन करूंगा और फॉर्मूला बनाऊंगा। तो क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके अलोंग? आ जाओ अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करनी है, मतलब लगा सकते हैं। तो y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहाँ मैंने लिख दिया छोटा सा y, यहाँ छोटा सा y, यहाँ छोटा सा y। अब वी वाई की वैल्यू क्या है? वी वाई की वैल्यू 0 है, सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन वाई के अलोंग कितना है? एक्सेलरेशन वाई के अलोंग था माइनस जी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस जी इंटू टी। टी को टी रहने दो क्योंकि इसका फॉर्मूला बनाना है। कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में? अब ये इजीली माइनस जी टी, यहाँ नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का जी टी, इधर क्या रह जाएगा? यू साइन थीटा। टी का फॉर्मूला बन गया यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इतना टाइम लगा उसे अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। यू आपको क्वेश्चन में पहले से ही मालूम होगा और किस एंगल पे फेंका गया वो भी मालूम है, तो दोनों की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में। ठीक है, ये पार्ट समझ आ गया। थर्ड पार्ट क्या था हमारे क्वेश्चन का? थर्ड पार्ट था कि कितना टाइम लगा उसको वापस अर्थ पर आने के लिए। इसको हमने क्या नाम दिया था? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन भी पूछेंगे आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन वो हो जाएगी कि द टाइम इन विच पार्टिकल नहीं कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कह देंगे, द टाइम इन विच पार्टिकल रिमेन्स इन एयर, जितनी देर तक वो हवा में रहा, ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये डेफिनेशन हम लिख लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन, टाइम इन विच जिसमें प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल की जगह प्रोजेक्टाइल वर्ड, प्रोजेक्टाइल मैंने बताया था कोई भी पार्टिकल थ्रो किया जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे प्रोजेक्टाइल नाम देंगे इस सिचुएशन में। टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, हवा में जितनी देर तक वो रहेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। इसका सिंबल बना लेते हैं हम कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो देखो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम इसे वापस आने में भी लगेगा। अगर यहां से यहां तक वो 5 सेकंड में गया तो उसे वापस भी 5 सेकंड ही लगेंगे, मतलब टोटल 10 सेकंड। अगर यहाँ से यहाँ तक वो 3 सेकंड में पहुंच गया ऊपर अपने मैक्सिमम हाइट तक, तो 3 सेकंड और लगेगा, वापस आने में टोटल हो जाएंगे 6 सेकंड। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ तक का टाइम तो हमारे पास है, यहाँ का टाइम है ना u साइन थीटा। इसके लिए टर्म्स यूज करते हैं, अपनी मैक्सिमम हाइट तक
जाने में उसको जितना टाइम लगा उसके लिए टर्म यूज करेंगे टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब ऊपर जाने का टाइम, और वापस आने के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम इसी कंसेप्ट से इसको निकाल देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मेरे पास कंसेप्ट क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट कितना है, एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर टी, तो उसको भी टी से रिप्रेजेंट करूंगा। कितना हो जाएगा 2t, और t का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव कर लिया है u sin थीटा बाय g। तो यहाँ पे रख दो आप u sin थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला 2u sin थीटा अपॉन g। बीच में मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2u sin थीटा अपॉन g। अगर पेपर में डायरेक्ट बस डेरिवेशन आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखाओ, ये निकालो ही मत, तो आप क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये बात है तो लिखोगे 2t, और इसे इक्वेशन बना के छोड़ देना, और t की कैलकुलेशन ये वाली इसके नीचे करके दिखा देना कि ये t आता कैसे, टाइम ऑफ एसेंट आता कैसे, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा वहां पर, तब पुट करना। और क्वेश्चन में ये डेरिवेशन भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई उसके बाद, तो ये करने के बाद आप ऐसे कर सकते हैं। तो 3 पार्ट हमें समझ आ गए। पहली बात हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। किस इक्वेशन से वो इसके चलने की इक्वेशन क्या थी। दूसरे पार्ट में हमने क्या निकाला, उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। तीसरे पार्ट में हमने क्या निकाला, कितनी देर तक वो हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी। अब हमें 2 बातें और निकालनी है, ये रेंज कितनी है, कितनी दूर जाके गिरा, और उसकी मैक्सिमम हाइट वो कितनी गेन कर सकता है, कितने मीटर ऊपर तक जा सकता है अगर u वेलोसिटी से फेंका गया तो। चलो इन 2 पार्टों को भी निपटाते हैं। चलो ठीक है, 3 हो गए। 4th हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब तो हो गया ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी दूर जाके वो गिरा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर चला गया वो, उसी को तो कहेंगे टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब डायग्राम में ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये उसकी रेंज कही जाएगी। तो रेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो है हमारे पास। अगर एक्सेलरेशन है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल क्या निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहना है, रेंज है तो r कह देना है। वेलोसिटी कौन सी लोगे, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हो तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ेगी। क्या थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u cos थीटा, और कितना टाइम लगा उसको यहाँ तक पहुँचने में। तो उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक हवा में रहा उतना ही तो टाइम लगा उसे, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला था हमने। तो टाइम की जगह क्या रखा जाएगा, t। यहाँ t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 2u sin थीटा अपॉन g, ये निकाले थे अभी पिछले पार्ट में। अब हमारे अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, u और u मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले तो 2 को लिख देंगे, u और u मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर, और बचा cos थीटा sin थीटा, मतलब sin थीटा और cos थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, g चल रहा है। मैथ का एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा भी होगा, 10th तक तो नहीं पढ़ते हम, लेकिन 11th के मैथ्स में पढ़ते हैं 3rd चैप्टर में। अगर जो बायो वाले बच्चे हैं तो उनको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैथ वाले बच्चों को तो पता होगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन, अगर यहाँ पर कुछ भी एंगल दूं 90 डिग्री, तो आपको इसको हटा के क्या लिखना है, 2 साइन इस एंगल का हाफ
45 और हाफ एंगल कॉस के साथ कॉस 45। दोबारा अगर मेरे पास एंगल x होता, 90 की जगह मैंने वेरिएबल दे दिया x, तो आप चेंज करके क्या लिखते हैं, 2 साइन x/2 और cos x/2। जितना भी मैं एंगल दूंगा उसका आधा करोगे। अगर 2x होता तो आप फिर लिखते 2 साइन x cos x। यहाँ पे कुछ सिचुएशन वैसे दिख रही है, ये 2 दिख रहा है हमें, साइन थीटा दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है। तो अगर मेरे पास पहले से सिचुएशन है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो उसे हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, एक ही साइन लिखूंगा लेकिन एंगल का डबल कर दूंगा, 2 थीटा। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर के साथ आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज का जो फाइनल फॉर्मूला बना वो ये बना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यहाँ पर आप रीजन लिख देना कि 2 साइन थीटा, नहीं तो खुद ही भूल जाओगे आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने रेंज को भी निकाल लिया। अब एक लास्ट ये रह गया, लास्ट में सेकंड लास्ट, क्योंकि अभी वेलोसिटी भी निकालनी है। सेकंड लास्ट ये है कि कितनी हाइट उसने गेन कर ली, उसे भी कर लेते हैं जल्दी से, कितने उसने हाइट गेन कर ली। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कौन सा पार्ट था, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ, मैक्सिमम हाइट। उसको कैपिटल H से डिनोट करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट किसको कहेंगे, और प्रोजेक्टाइल ने वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी हाइट गेन कर ली वो उसके लिए मैक्सिमम हाइट बन जाएगी। तो लिखेंगे द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, इसकी इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब करते हैं, एक तरीके से मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी है हाइट के डेरिवेशन के लिए। तो वर्टिकल के अलोंग आपको एक तरीके से एस निकालना है, एस डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है। तो हमारे पास क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जब काम करता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाती है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी थी, 3, एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें एस आएगा वही लिख रहा हूँ। एक इक्वेशन ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये दोनों किसके अलोंग लगानी है, y के अलोंग। अगर आप यहाँ से s निकालना चाहते हो तो आपको u t a मालूम होना चाहिए, और यहाँ से निकालना चाहते हो s तो आपको a u और v अलोंग y एक्सिस मालूम होना चाहिए। तो मेरे पास दोनों रास्ते हैं, देखो अगर यहाँ से s निकालना चाहते हो तो आपको वर्टिकल के अलोंग u मालूम होना चाहिए, मतलब u y तो हमें मालूम है, u sin थीटा। टाइम मालूम होना चाहिए कि यहाँ तक जाने में उसने टाइम कितना लिया, तो हमने सेकंड पार्ट में वो निकाल ही लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कह दो, या सेकंड पार्ट में मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम था, टाइम ऑफ एसन, वो भी है मेरे पास। u और t दोनों है, एक्सेलरेशन y का लॉन्ग मालूम ही है जी, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर मैं इसको यूज करूँ तो मुझे टॉप पॉइंट पर पहुँच जब वो गया होगा टॉप पॉइंट पर, तो उसकी y के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो मुझे v एट दिस पॉइंट मालूम है, ये नोन है। इनिशियल स्पीड y के अलॉन्ग ये भी नोन है, एक्सेलरेशन y के अलॉन्ग ये भी नोन है। मतलब दोनों जगह से, दोनों इक्वेशन का यूज करके आप s निकाल सकते हो। आसान कौन सा होगा, आसान ये वाला होगा, क्योंकि इससे अगर आप फाइंड आउट करोगे तो t की वैल्यू, ये थोड़ा गलती, हाफ ए टी स्क्वायर है ना, t की वैल्यू आपको 2 बार पुट करनी पड़ेगी, जो t आया था u sin थीटा अपॉन g। तो कैलकुलेशन में कई बच्चे गलती ना करते, इसलिए इससे आसान से निकल जाता है, तो इसी का यूज करेंगे। लिखेंगे द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, लिखेंगे यूज, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इसको हम थर्ड कहते हैं, यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और किसके अलॉन्ग लगा रहे हैं हम, y के अलॉन्ग। तो v अलॉन्ग y, u अलॉन्ग y, a अलॉन्ग y और s अलॉन्ग y। निकालना क्या हमें, s, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने y के अलॉन्ग।
पहले मैं वी वाई पुट कर रहा हूँ, कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, यू वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियल स्पीड क्या थी यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा मैंने रख दिया उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन वाई का अलॉन्ग कितना है -g, और डिस्प्लेसमेंट वाई का अलॉन्ग इस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंच गया होगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम h से डिनोट कर रहे हैं, वही उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी h। फाइनली 0 तो हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस, स्क्वायर केवल इन दोनों का होगा, u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का 2gh। आपको फाइंड आउट क्या करना है h, ये फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में डाल दो, क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला बन गया हाइट का। तो यहाँ तक हमने 5 पार्ट कवर कर लिए, अब रह गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जो आप क्लास में आओगे तो करा दूंगा आपको। चलो ठीक है, अब इसको बार बार देखो, रिवाइज करो, और अगली क्लास में ये पूरा रिवाइज करके आना, टेस्ट भी होगा। ओके।